नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। मनी एंड बैंकिंग टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके साथ करवा रहा हूँ। पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, उसमें मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और आज मैं फर्दर 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं बताना चाहूँगा ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, या फिर ये सारे प्रश्न या तो पूछे जा चुके हैं या इनके आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को करवाने के साथ साथ जो भी इनसे जुड़ी फैक्ट्स होती हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द क्वालिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय आरबीआई? ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी क्रेडिट रेशनिंग पॉलिसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी क्रेडिट रेशनिंग पॉलिसी। आपको मालूम होगा कि देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री। इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया है जाता है क्वांटिटेटिव and qualitative methods. Quantitative methods include repo rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, MSF marginal standing facility, reserve repo rate, open market operations, bank rate, while qualitative methods includes moral suasion, regulation of consumer credit, publicity, direct action, fixation of margin requirements, quantitative methods basically affects the overall volume of credit, while qualitative or selective methods target specific sectors of the economy and through the use of various tools it influences the direction and allocation of credit. तो मैंने कहा कि बेसिकली 2 टूल्स हैं, बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे टूल्स आती हैं। वहीं क्वालिटेटिव मेथड्स, जिसका दूसरा नाम सेलेक्टिव मेथड्स भी है, उसके अंदर मोरल सुएशन, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे टूल्स आते हैं। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इन विच ईयर वॉज द नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1982। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1982। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12th July 1982 and it was established on the recommendation of Sivaraman Committee. With the inception of NABARD, the agricultural credit functions of RBI and refinance function of the then Agriculture Refinance and Development Corporation ARDC were transferred to NABARD. तो refinance facilities NABARD के बनने से पहले ARDC के द्वारा देखा जाता था, जिसका फुल फॉर्म था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नाबार्ड के बनने के बाद ये फंक्शंस टू कवर कर लिया गया नाबार्ड के द्वारा। थर्स नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th July 1982 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय ए पेमेंट बैंक? ऑप्शन ए ओपनिंग करेंट डिपॉजिट्स अकाउंट्स, ऑप्शन बी एक्सेप्टिंग एनआरआई डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, opening current deposit accounts. Payment banks are basically differentiated banks
and they are introduced on the recommendation of Nachiket Moore Committee. And they are non-full service bank whose main objective is to accelerate financial inclusion in India. They offer basic banking services like deposits, withdrawals, payment and remittances. They primarily offer these services through digital channels. Some of the main features of the payment bank are: payment bank can accept demand deposits, they can issue ATM or debit card, but they cannot issue credit card. They provide payment and remittances services through various channels. They cannot accept NRI deposit, so option B will be wrong. They invest customer deposits basically in government securities. So what payment banks can do? They can offer internet banking, can sell mutual fund, insurance, pensions, can offer bill payment services for customer like utility bill payments, have ATM and business correspondents, can act as business correspondent of another bank. And what payment bank cannot do? They cannot offer credit card, they cannot extend loans to customers, and they cannot handle cross-border remittances, and they cannot accept NRI deposits. So once again, see, payment banks cannot accept time deposits, means they cannot open fixed deposits. They can only accept demand deposits, which are current deposits and saving account deposits, and they cannot extend loans to customers. They can issue ATM or debit card but cannot issue credit cards, and they cannot accept NRI deposits. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न संख्या 4. Which among the following is not a pillar of Basel III? Option A, minimum capital standards. Option B, supervisory review. Option C, market discipline. And option D, consolidation of assets. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, consolidation of assets. Basel III norms were developed by Banking Committee on Banking Supervision, BCBS, and they primarily aim to strengthen the global banking system resilience and stability, particularly in the face of financial crisis, by requiring banks to hold more capital and improve liquidity management. And Basel III are based on 3 pillars. These are minimum capital standards, supervisory review, and market discipline. Consolidation of assets is not one of the pillar of Basel III norms. Thus, Basel III norms are basically international regulatory accord that introduced a set of reforms which are designed to improve the regulation, supervision, and risk management within the banking system. Let's move to another question. Question number 5. In which year was the Basel II norms published? Option A, 2003. Option B, 2001. Option C, 2004. Option D, 2002. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2004. So Basel II norms were published in the year 2004, and it was more refined and reformed version of Basel I norm, which was published in the year 1988. Basel I आपका पब्लिश हुआ था 1988 में, और Basel II हुआ है आपका 2004 में. While Basel I norms focused only on credit risk, but Basel II norms aimed at minimizing both operational risk as well as market risk. As you know, bank basically faces 3 types of risk: credit risk, market risk, and operational risk. Basel I norms worked on minimizing credit risk, while Basel II norms worked on minimizing all the 3 types of risk, and it was introduced in the year 2004. तो आपको समझना होगा कि जो बेसल नॉर्म्स थे वो बेसिकली लाए गए थे ताकि बैंकिंग सिस्टम स्मूथली काम कर सके, वो उनका कोलैप्स होने से बचा जा सके,
और जो मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क और वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क जो बैंक को फेस करती है ड्यूरिंग देयर ऑपरेशंस, उनको कम से कम किया जा सके, उनको मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए बेसल नॉर्म्स को बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा लाया गया है समय समय पे, और अभी तक 3 नॉर्म्स आ चुके हैं, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इंक्रीज इन CRR एंड SLR रिजल्ट्स इन ऑप्शन ए इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन बी डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन सी डज नॉट अफेक्ट मनी सप्लाई, ऑप्शन डी CRR एंड SLR आर कांस्टेंट थस कांट बी चेंज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। As you know that cash reserve ratio refers to the fraction of total net demand and time liabilities of a scheduled commercial bank in India, and that it has to maintain as cash deposit with the Reserve Bank of India। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं तो वो अपने NDTL का जो एक फ्रैक्शन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में रखते हैं, उसी को हम CRR कहते हैं। तो जो जब CRR में बढ़ोतरी होती है तो जो फंड्स होते हैं कमर्शियल बैंक के पास लेंड करने के लिए वो कम हो जाता है, और जब CRR और SLR का रेट बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो महंगा हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण, इसलिए लोग कम डिमांड करते हैं मनी को, जिससे ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी घट जाती है। व्हाट इज SLR? SLR is the percentage of bank total deposit that it must hold in the form of liquid assets such as government securities, gold and cash. And when CRR and SLR get increased, the money supply in the economy generally decreases because bank have less money available for lending. तो इस तरह आप समझ गए। तो जब CRR और SLR का रेट बढ़ता है तो बैंक के पास जो फंड्स होते हैं लेंड करने के लिए वो घट जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, इट इज़ ए बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी, इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर्स मॉनिटरी पॉलिसी, ऑप्शन 3, it acts an agent of the government in respect of India. Nowadays, monetary policy are framed by Monetary Policy Committee, which includes the representatives from both Government of India as well as RBI. And it acts as an agent of the government because it manages the public debt of the government. It provides financial advice to the government. It acts as a manager of foreign exchange. It acts as a banker to the banks and to the government. Some of the main functions of RBI are: it issues currency notes in the country. It acts as a banker to the government, both central as well as state government. It acts as an agent and advisor to the government. It acts as a banker to the banks. It functions as a clearing house of the country. It acts as the lender of the last resort. It acts as the custodian of foreign exchange reserve of the country. It maintains the external value of domestic currency. It ensures the publication of economic statistical data, and it fights against economic crisis and ensures stability of the Indian economy. तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, CRR इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल। ऑप्शन ए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ऑप्शन डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, NDTL, बिकॉज कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ net demand and time liability that bank keep as cash with RBI। और जो पैसा बैंक RBI के पास रखती है CRR के फॉर्म पे, उस पे बैंक
कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करती है, डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। Thus, ACRR is calculated as a percentage of NDTL, and bank cannot use the money which have been kept in the form of CRR for lending purposes, and bank do not earn any interest upon the money which it has deposited with the RBI in the form of cash. A higher CRR helps in controlling inflation in the country, while a lower CRR increases liquidity, which can improve credit growth and boost the economy. चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज ऑप्शन ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी अवध कमर्शियल बैंक। तो अवध कमर्शियल बैंक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। आज का जो प्रेजेंट यूपी में फैजाबाद शहर है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर जो थे वो राजा जीवन राम जी थे, राजा जीवन राय कपूर, जो कि प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन थे। और ये पहला बैंक था जो कि पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा मैनेज किया जा रहा था। इट वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एन इंटायरली इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस बैंक ने काम करना बंद कर दिया 1958 में। इट सीज टू हैव इट्स ऑपरेशन इन द ईयर 1958। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। इन इंडिया द बैंक नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू ऑप्शन ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी रीजनल रूरल बैंक्स, ऑप्शन सी स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में आपको पता होगा। एक्सिम बैंक वॉज established in the year 1982 and it basically provides financial assistance to exporter and importers. So, NABARD provide refinance facilities to commercial bank, regional rural banks, state land development banks, but it does not provide refinance facilities to Exim Bank. चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। The Tarapur Committee was appointed by the RBI to examine the issue of option A capital account convertibility of the rupees, option B current account convertibility of the rupee, option C both A and B, option D trade sector reforms। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी। In order to study the feasibility of the capital account convertibility of the rupee, RBI set up a committee on capital account convertibility, जिसके चेयरमैन SS तारापुर जी को बनाया गया था और ये कमेटी 1997 में सेटअप की गई थी। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इसलिए ज़रूरी है ताकि वर्ल्ड ट्रेड का रैपिड ग्रोथ हो सके और स्मूथ कैपिटल इनफ्लोज अगर होगा तो इस एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से आसानी से ट्रेड कर सकेगी। तो फ्रॉम द ईयर 1993-94 फुलर कन्वर्टिबिलिटी इज बीइंग ऑपरेशन इन इंडिया, बट जो फुलर कन्वर्टिबिलिटी है वो करंट अकाउंट के लिए ही है भारत में अभी एप्लीकेबल। अभी हमारे यहाँ पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है और इस इशू को एग्जामिन करने के लिए आरबीआई के द्वारा 1997 में तारापुर कमेटी की स्थापना की गई थी। एंड तारापुर कमेटी रिकमेंडेड दैट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी शुड बी adopted by India in a phased manner। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। रेपो रेट इज द रेट एट विच ऑप्शन ए द आरबीआई lends to state government, option B the international aid agencies lend to the Reserve Bank of India, option C the Reserve Bank of India lends to banks, option D the bank lends to Reserve Bank of India। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड मनीज टू कमर्शियल बैंक। द आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक इन एक्सचेंज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स, and when bank need funds they can borrow from the RBI
थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो रेपो रेट वो रेट है जिस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को फंड प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? ऑप्शन ए, इट रिस्ट्रिक्ट्स कमर्शियल बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी। इट इज मेंटेन्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। इट कंट्रोल्स लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, इट डज नॉट इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड सी। तो इसमें दो करेक्ट आंसर हैं, आप देख सकते हैं। बिकॉज SLR रिस्ट्रिक्ट्स कमर्शियल बैंक इन लिवरेजिंग एंड पंपिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी, ये सही है। बिकॉज SLR mandates बैंक टू होल्ड ए सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड रिजर्व and government securities. So higher the amount of SLR, the banks are left with less money for lending purposes. तो सेकेंड जो ऑप्शन है, इट इज़ मेंटेन ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये गलत है। कैश के साथ आपका गोल्ड रिजर्व और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी SLR को रखा जाता है। इट कंट्रोल लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ये सही है। SLR को घटा बढ़ा के हम लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब इन्फ्लेशन है देश में तो SLR की रेट को बढ़ा दिया जाता है, और जब इकोनॉमी को बूस्ट करना है, जब स्लो डाउन है, तो SLR के रेट को गिरा दिया जाएगा। दूसरा लास्ट ऑप्शन जो है, इट डज नॉट इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये गलत है। बिकॉज SLR इंश्योर्स द सॉल्वेंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, द फुल फॉर्म ऑफ IFSC इज? ऑप्शन ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी, इंस्टेंट फंड फॉर सिस्टम चेंज। ऑप्शन सी, इंटरनेट फॉरेन सेल्स कोड। ऑप्शन डी, इंडियन फॉरेन सर्विस कंप्लाइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड बेसिकली 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसके द्वारा हम किसी भी स्पेसिफिक बैंक ब्रांच के बारे में जान सकते हैं। तो एक तरह से हर एक बैंक के लिए IFSC कोड अलग अलग रहता है, और ये यूनिक कोड ही एक बैंक को दूसरे बैंक्स के बीच में आइडेंटिफाई करने में कस्टमर्स या फिर RBI की मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन, सुपरविजन एंड सर्विलेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स? ऑप्शन ए, RBI। ऑप्शन बी, NABARD। ऑप्शन सी, IRDA। ऑप्शन डी, SEBI। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, NABARD। बिकॉज NABARD is responsible for inspection, supervision and surveillance of RRVs in India under Section 35 Clause C of the Banking Regulation Act 1949। आपको पता होगा IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, SEBI बेसिकली स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस को देखता है, और RBI शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, पेमेंट बैंक्स, इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने का काम RBI करती है। प्रश्न संख्या 16, द सिस्टम ऑफ चेक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बिटवीन बैंक्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इमेजेस और बोथ विदाउट फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज? ऑप्शन ए, चेक ट्रंकेशन। ऑप्शन बी, चेक इम्बॉसिंग। ऑप्शन सी, चेक स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन डी, चेक डिजिटलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चेक ट्रंकेशन। Check truncation is a process where instead of physically moving a check, an electronic image of it along with the MICR data is transmitted to the paying bank for clearing, streamlining and speeding up the check clearing process। तो चेक क्लियर करने में ये चेक ट्रंकेशन का इस्तेमाल होता है, और इससे जो चेक क्लियर होने का जो टाइम है वो बहुत ही घट गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, Scheduled bank is a bank which is option A, nationalized, option B, not nationalized, option C, based in foreign country, option D, included in the second schedule of RBI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, included in the second schedule of RBI। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, lender of the last resort is? option A, IDBI, option B, SBI, option C, RBI,
ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आरबीआई। Because when commercial bank fails to meet their financial requirement from any other sources, then they at the last resort approach to the RBI. एक तो इस तरह आरबीआई एक तरह से फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर कमर्शियल बैंक, उनको जब उनको शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो जाता है और वो दूसरी किसी भी सोर्सेज से फंड को ऑब्टेन करने में वो नाकामयाब हो जाते हैं, तो आरबीआई एट लास्ट उनकी मदद के लिए खड़ा रहता है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये आरबीआई का, बिकॉज आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 Bank of India, because Bank of India is a public sector bank and it is regulated by RBI under the Banking Regulation Act 1949, where NBFCs are regulated under the Companies Act 1956 and SIDBI, Exim and NABARD are NBFCs in India. Let's see the last question, question number 20. The Industrial Development Bank of India was set up in option A July 1968, option B July 1966, option C July 1964, option D July 1962। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जुलाई 1964। तो आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की गई थी एज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में है, और आज आईडीबीआई एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में काम कर रही है। और 2008 में बैंक का नाम चेंज कर दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। और इसका जो बेसिक एम है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो इसी के साथ ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।